नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। आज इसका थर्ड पार्ट है। इसको हम पार्ट वाइज पढ़ें क्योंकि ये लेंथी चैप्टर है और आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे शहरी जीवन। ऊपर के विवरण से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या सम्भ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीजें, आभूषण, सोने के पात्र, सफेद सीपियां और लाजवर्द जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर आदि विशाल मात्रा में उर में राजा और रानी की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली है। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी? कानूनी दस्तावेजों, विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों से संबंधित से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली को ही आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। हमें विवाह की प्रक्रिया या विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधु के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। इसके बाद वर पक्ष के लोग वधु को कुछ उपहार देते थे। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नववधु को उसकी सास लेने आती तब वधु को उसके पिता द्वारा उसकी दाई का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। आइए अब उर नगर का अवलोकन करें। यह उन नगरों में से एक था जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी। उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। उसमें टेढ़ी मेढ़ी और संकरी गलियां पाई गई, जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। अनाज के बोरे और ईंधन के गट्टे संभवतः गधे पर लाद कर घर तक ले जाते थे। पतली व घुमावदार गलियों तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। वहाँ गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियाँ नहीं थी जैसे कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई है, बल्कि जल निकासी की नालियाँ और मिट्टी की नालिकाएं उन नगर के घरों के भीतर आंगन में पाई गई हैं, जिससे यह समझा जाता है कि घर की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था और वर्षा का पानी निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगनों में बने हौजों में ले जाया जाता था। शायद यह इसलिए किया गया था कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियां बुरी तरह कीचड़ से न भर जाए। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बहा-कर गलियों में डाल देते थे, जहां वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। इस प्रकार बार कूड़ा डालने रहने से गलियों की सतह ऊंची उठ जाती थी, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर न आ सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों के परिवार में गोपनीयता, प्राइवेसी भी बनी रहती थी। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे, जिनके विषय में उर में पाई गई शकुन अपशकुन संबंधी बातें पट्टिकाओं पर लिखी मिली हैं। जैसे घर की दहली ऊंची उठी हुई हो तो वह धन दौलत लाती है। सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है, लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए नियंत्रण का कारण बनेगी। उर में नगर वासियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गई हैं, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे दफनाए हुए पाए गए थे। अब है पशु चारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। आपने देखा हो मानचित्र 2 में कि मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहाँ खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि वह फरार नदी की ऊर्ध्वधारा पर स्थित है। मानचित्र 3 में विभिन्न रंगों का प्रयोग करके यह दर्शाया गया है कि ये इस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम लिया जाता था।
पशु चारकों को जब अनाज, धातु के औजारों आदि की जरूरत पड़ती थी, तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा तथा मांस आदि के बदले ये चीजें प्राप्त करते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसानों तथा गडरियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। गडरियों कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार कर लिए जाते थे, जिससे किसान की फसल को नुकसान पहुंचता था। ये गडरिये खानाबदोश होते थे और कई बार किसानों के गांव पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया माल लूट लेते थे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग इन पशु चारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी नहर तक नहीं ले जाने देते थे। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलेगा कि वहाँ की कृषि समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में आयावर समुदाय के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। ये गडरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले जाए जाते थे। ये समय गडरिये फसल काटने वाले मजदूरों अथवा बाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त कर ली थी। ये खानाबदोश लोग अगदी, एमोराइट, असीरियाई और अर्मीनियन जाति के थे। आगे विषय 5 में इन पशुचारक समाजों के शासकों के बारे में कुछ अधिक जानकारी दी गई है। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डेगन के लिए मारी नगर के एक मंदिर भी बनवाया। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न-भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृति के लिए खुली थी और संभवतः विभिन्न जातियों तथा समुदाय के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की सभ्यता की जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई। एक योद्धा अपने हाथों में एक लंबा भाला और एक खप्ची की डाल पकड़े हुए एमोराइट लोगों की एक खास किस्म की पोशाक देखी जो पृष्ठ 38 पर दिखाई गई है। सुमेरियन योद्धा की पोशाक से भिन्न होती थी। यह चित्र एक सीपी पर उकेरा गया लगभग 2600 ईसा पूर्व। मारी में जिमरिलिन का राजमहल 1810 से 1760। ये देखो कैसे व्यवस्थित है। रसोई घर है, कार्यशाला और रसोई, फिर शाही निवास, फिर शौचालय और स्नान गृह। दीवार पर की गई चित्रकारी 132। किंतु मारी के राजाओं को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाजत तो थी, परंतु उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। राजाओं तथा उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया है। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा था कि उसने रात को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेतों को देखा है जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए थे और उसे संदेह है कि कहीं किसी छापे हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्म का माल नाव के जरिए फरार नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों भी ले जाया जाता था। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुई शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिण नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर चक्कियां, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे, उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे। एक नदी में 300 मदिरा के पीपे रखे जा सकते थे और उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उसमें लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे, जो विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिला है। यह द्वीप उन दिनों तांबे तथा टीन के व्यापार के लिए मशहूर था, परंतु यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था, इसलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य
सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वह अद्वितीय था। मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई। आज मेसोपोटामिया के पुरास्थलों के उत्खनन पहले के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक कुशल है। उनके कार्य की यथार्थता एवं परिशुद्धता और अभिलेखन का स्तर बहुत ऊंचा है। इसलिए अब उस तरह के बड़े बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जाती जैसी उर नगर में की गई थी। इसके अलावा बहुत कम पुरातत्वविदों के पास ही इतनी बड़ी धनराशि होती है कि वे एक साथ खनकों के बड़े दल को खुदाई के काम पर लगा सकें। इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने का तरीका बदल गया। इस संबंध में अबू सलाविक नाम के एक छोटे कस्बे का उदाहरण ले। यह कस्बा 2500 ईसा पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ था और इसकी आबादी 10,000 से कम थी। इसकी दीवारों की रूपरेखा की ऊपरी सतह को सर्वप्रथम खरोंच कर निकाला गया। इस प्रक्रिया में टीले की ऊपरी सतह को किसी बल से और या अन्य औजार के धारदार चौड़े सिरे से कुछ मिलीमीटर तक खरोंचा जाता था। नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम पाई गई और पुरातत्वविदों ने भिन्न भिन्न रंगों, उसकी बनावट तथा ईंटों की दीवार की स्थिति तथा गड्ढों और अन्य विशेषताओं का पता लग लिया। जिन थोड़े से घरों की खोज की गई उन्हें खोद कर निकाला गया। पुरातत्वविदों ने पौधों और पशुओं के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए टनों मिट्टी की छानबीन की। इसके चलते उन्होंने पौधों और पशुओं की अनेक प्रजातियों का पता लगाया। उन्हें बड़ी मात्रा में जली मछलियों की हड्डियां भी मिली जो बुहार कर बाहर गलियों में डाल दी गई। वहां गोबर के उपलों के जले हुए ईंधन में से निकले पौधों के बीज और रेशे मिले थे। इससे इस स्थान पर रसोई घर होने का पता चला। घरों में रहने के कमरे कौन से थे यह जानने के संकेत बहुत कम मिले हैं। वहां की गलियों में सुअरों के छोटे बच्चों के दांत पाए गए हैं, जिन्हें देखकर पुरातत्वविदों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अन्य किसी भी मेसोपोटामिया के नगर की तरह यहाँ भी सुअर छूटे घुमा करते थे। वस्तुतः एक घर में तो आंगन के नीचे, जहाँ किसी मृतक को दफनाया गया था, सुअर के कुछ हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति के मरणोपरांत जीवन में खाने के लिए सुअर का कुछ मांस रखा गया था। पुरातत्वविदों ने कमरों के फर्श का बारीकी से अध्ययन यह जानने के लिए किया कि घर के कौन से कमरे में पॉपुलर, एक लंबा पतला पेड़ के लट्ठों, खजूर की पत्तियों और घास फूस की छत थी और कौन से कमरे बिना किसी छत के खुले आकाश के नीचे थे। अब आता है मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे, जहाँ अनेक समुदाय संस्कृति के लोग साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलमेस महाकाव्य के अंत में मिलता है। यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि गिलमेस ने एन मरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया था। वह एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया। इससे दुखी होकर वह अमरत्व की खोज में निकल पड़ा। उसने सागरों महासागरों को पार किया और दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हारकर गिलमेस अपने नगर उरुक लौट आया। वहाँ जब अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की चारदीवारी के पास आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नज़र उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिनसे उसकी नींव डाली गई थी। वह भाव विभोर हो उठा। इस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी, वीरतापूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया। यहाँ गिलमेस एक जनजातीय योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे और इस नगर का आनंद लेंगे। इस प्रकार उसे अपने नगर में ही सांत्वना मिलती है जिसे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया था। लेखन कला की देन। हालांकि मर्मस्पर्शी कहानी, किस्सों और तरह तरह के वर्णन को मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेज और किताबों की जरूरत पड़ती है, ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें पढ़ सके। संभवतः मेसोपोटामिया दुनिया को सबसे बड़ी देन है उसकी कालगणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियाँ दी गई हैं। उनमें 2 का वर्गमूल यह दिया गया है।
1+24/60 प्लस 51/60, 60 का √2 प्लस 10, 60 का √3, सॉरी अंदरूनी घात। अगर आप इसे हल करें तो इसका उत्तर 1.41421296 होगा। इसके सही उत्तर 1.41421356 से थोड़ा सा भिन्न है। उस समय के विद्यार्थी को इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना है और वह अंगुल गहरे पानी में डूबा हुआ है तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीने में विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, एक दिन का 24 घंटों में और एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अचेतन हिस्सा है, मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें मिला है। समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया। वहाँ से वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला और फिर मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा। यह सब कैसे हुआ, विषय 5 में देखिए। जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों तारामंडल की स्थिति पर बराबर नजर रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था। मेसोपोटामिया वासियों की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती यदि लेखन की कला विद्यालय जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता जहाँ विद्यार्थीगण पुरानी लिखित पट्टिकाओं पढ़ते और उनकी नकल करते और जहाँ कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन के हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। यह सोचना गलत होगा। मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीकों से परिचित नहीं थे। अंत में हमें उन 2 प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन करना चाहिए जिनके द्वारा अतीत के प्रलेखों और परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी। काल रेखा देखते हैं। यह उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदान में खेती की शुरुआत कब होती है? लगभग 7000-6000 ईसा में। और दक्षिण मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का बनना लगभग 5000 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया लेखन कार्य की शुरुआत 3200 ईसा पूर्व। उरू का एक विशाल नगर के रूप में विकास, कांस्य और औजारों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी 3000 ईसा पूर्व। आरंभिक राजाओं का शासनकाल जिनमें गिलेमिस जैसे पौराणिक राजा भी शामिल 2725 ईसा पूर्व। कीलाकाल लिपि का विकास 2600 ईसा पूर्व। सुमेरियन की स्थापना पर अगदी भाषा का प्रयोग 2400 ईसा पूर्व। सारगोन अकद सम्राट 2370 ईसा पूर्व। सीरिया, तुर्की और मिस्र तक कीलाकाल लिपि का प्रसार, महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के रूप में मारी और बेबीलोन का उद्भव 2000 ईसा पूर्व। गणितीय मूल पाठों की रचना अब सुमेरियन बोलचाल की भाषा नहीं रही, लगभग 1800 ईसा पूर्व। असीरिया राज्य की स्थापना 1100 ईसा पूर्व। लोहा का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व। असीरिया साम्राज्य 720 से 610 ईसा पूर्व। असुरबनिपाल का शासन 668 से 627। सिकंदर ने बेबीलोन को जीत लिया 331 ईसा पूर्व। अगदी भाषा और कीलाकाल लिपि प्रयोग में रही लगभग पहली शताब्दी ईस्वी। कीलाकाल लिपि का अक्षरों को पहचाना व पढ़ा गया 1850 ईस्वी। तो इस तरह से दोस्तों हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।